हेलो बच्चों, तो फाइनली आज से हम क्लास 10th के हिंदी मीडियम का हर एक चैप्टर डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जिसे आप बड़े सावधानी पूर्वक बड़े ध्यान से आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे और जितनी भी हम लोग यहाँ पर बातें करने वाले हैं उन सभी बातों को आप नोट करेंगे। तो आपके सामने एक कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ताकि आप नोट करते हुए चलें। आई बात समझ में? चलिए, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग पदार्थ के प्रकार पर आएंगे, यानी कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहला होता है चालक। चालक किसको बोलते हैं? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? चालक। जैसे में आपका तांबा हो जाता है, सोना, चांदी, ठीक है, लोहा, इस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक कहते हैं। और परिभाषा में आपका लिख रखा हुआ है कि विद्युत चालकता अधिक होती है। तो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब अधिक होगा तो उसकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे लोहा हमारे पास होता है, तो लोहा में क्या होता है? बिजली बहुत तेजी से प्रवाह करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। दूसरा जो हमारा टर्म है उसको हम लोग कहते हैं कुचालक। कुचालक में क्या होता है? जस्ट इसी का क्या होता है? विपरीत होता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है, या फिर ना के बराबर होती है। बहुत कम या फिर ना के बराबर होती है। तो इसीलिए क्या होता है? इनकी चालकता जो है वो कम होता है। और उदाहरण के तौर पे बात करें तो इनका उदाहरण रबर, कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, इस तरह के पदार्थ होते हैं। हमारा अगला जो तीसरा है, जिसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो चालक और कुचालक के बीच में होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो चालक और कुचालक के बीच में होता है। तो हमने चालक को डबल एरो से दिखाया, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होगी। हमने कुचालक को डबल एरो नीचे की ओर दिखाया है, यानी सिंबल यानी चिन्ह के आधार पर हम बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है और कुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक और कुचालक के बीच में होता है। और इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, और भी उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ कुछ उदाहरण लेकर के चल रहे हैं। दूसरा हमारा भाग है विद्युत आवेश। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये विद्युत आवेश के ही बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यही है वो जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है किसी भी चालक में। तो भाई साहब, यानी सबसे पहले अगर समझे तो विद्युत आवेश क्या होता है कि किसी भी वस्तु में या तो इलेक्ट्रॉन की कमी या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। परिभाषा के तौर पे किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, ये तो हो गया भैया हमारा परिभाषित। और इसको बड़े आसान शब्दों में अगर समझेंगे तो वो क्या होगा कि मान के चलिए कि ये कोई पदार्थ है, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन है। मान के चलिए कि 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी कारणवश अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो इसके पास बचेगा कितना? इसके पास बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन बचेगा। याद रखें, किसी भी पदार्थ से कभी भी प्रोटॉन नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? आपके सामने एक परमाणु हमने बना रखा हुआ है, थोड़ी देर में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो भाई साहब, यहां पर देख सकते हो कि इसका जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा? 0। 5 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। तो +5 और -5 ले देकर कितना हुआ? 0 हुआ। लेकिन इसमें हम देख पाएंगे तो भाई साहब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मात्रा जो है वो यहाँ पर एक घट करके कितना हो चुका है? 4 हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे? -4 बोलेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 5 का 5 ही रहेगा। तो जब इसका हिसाब किताब करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? +1। यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन का मात्रा अधिक दिखाया जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब ये वस्तु जो है वो कैसा हो चुका है? ये धनात्मक आवेश जो है वो अपना हासिल कर चुका है। इसे हम लोग धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या धनात्मक आवेश से बढ़ जाता है, जिसके कारण वह वस्तु जो है वो ऋणात्मक आवेश
हो जाता है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर एक परमाणु का ढांचा हमने दे रखा हुआ है। तो भाई साहब इसको समझने के लिए क्या करना है, देखिए थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको मालूम होगा कि किसी परमाणु के अंदर एक नाभिक बहुत छोटी सी जगह होता है, बहुत छोटी सी। कितना छोटा होता है वो आप समझो कि अगर ये पूरा पृथ्वी हमारा, अगर पूरा पृथ्वी एक गोला है, तो एक जो छोटा सा कोस्को गेंदा होता है ना, जिससे आप बैट बॉल खेलते होगे, वो है नाभिक। तो सोचो इतनी बड़ी पृथ्वी और इतना छोटा सा एक बॉल जो कि नाभिक है, और उसी के अंदर हमारे दो कण होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। ये दोनों जो है वो नाभिक के अंदर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो कहाँ होते हैं, ये दोनों नाभिक के अंदर होते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। और इलेक्ट्रॉन जो बच गए, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन कक्षों में ये भ्रमण करते रहते हैं, ये चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला कक्ष, ये हो गया दूसरा कक्ष, ये हो गया तीसरा कक्ष। तो इस तरीके से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर दिखा दे रहे हैं भाई साहब कि हमारे पास पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां पर तीसरे कक्ष में उसी प्रकार से इनके कक्षों के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ते जाती है। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को हम परमाणुओं के अंदर किस तरीके से रखते हैं। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया बेसिक चीजें, बेसिक जानकारी हो गया। तो भाई साहब हमने क्या पढ़ लिया, पदार्थों की प्रकार पढ़ लिया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। आपसे पूछा जा सकता है कि चालक के अंदर विद्युत प्रवाह क्यों होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण वह विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। उदाहरण आपके सामने है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, वो पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है। या फिर आप आसान भाषा में बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इनकी 2 प्रकार हैं, एक होता है धनात्मक जिसको हम लोग प्रोटॉन से दर्शाते हैं, एक होता है ऋणात्मक जिसको हम इलेक्ट्रॉन से दर्शाते हैं। यहां पर एक और मुख्य बात जो इंपॉर्टेंट है उसे वो क्या है कि भाई साहब इसका एसआई मात्रक क्या होगा, यानी आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछ दिया जाएगा, तो इसको याद रखना है कि एसआई मात्रक होता है इसका कूलाम होता है। आई बात समझ में, इसका एसआई मात्रक जो होता है कूलाम, और इसको हम लोग सी से दर्शाते हैं, बड़े वाले सी अक्षर से इसको हम लोग दर्शाते हैं। एक और चीज, अगर हम इलेक्ट्रॉन का आवेश बोल रहे हैं, प्रोटॉन का आवेश बोल रहे हैं, तो इनकी जो परिमाण होते हैं वो कितना होता है, तो भाई साहब इसके आवेश का जो परिमाण होता है वो 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम होता है। ये आपको एकदम ध्यान से याद रख लेना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुने 10 का पावर -19 होता है। चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करें चाहे प्रोटॉन की बात करें, दोनों का जो संख्या है, दोनों का जो मान है वो क्या है, समान है, दोनों के लिए सेम होने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला भाग है हमारा विद्युत परिपथ। आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आपके घर में बोर्ड से बल्ब कनेक्ट होगा तार के जरिए, पंखे कनेक्ट होंगे तार के जरिए, और भी यंत्र होंगे जो तार से कनेक्टेड होंगे। तो जब भी आप स्विच को ऑन करते हो तो धारा जो है वो लगातार प्रवाहित होता है, जिसके कारण बल्ब आपका जलता है, पंखा आपका चलता है, और भी जितने भी यंत्र होंगे वो सारे कार्य करते होंगे। तो विद्युत परिपथ को परिभाषित करने का तरीका क्या है कि भाई विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ, विद्युत धारा के सतत, सतत कहने का मतलब लगातार, ये विद्युत धारा आपके तारों में प्रवाहित हो रहा है, और ये जो प्रवाहित हो रहा है ये बंद परिपथ में होगा। ठीक है, यानी कि जो परिपथ होगा वो आपका क्या होगा, पूरी तरीके से बंद होगा। तो इसीलिए कहा जाता है इसको कि बंद पथ में, यानी जब धारा सतत प्रवाह हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। आया बात समझ में, यानी विद्युत लगातार प्रवाहित होते रहता है। एक उदाहरण हमने एक फोटो हमने दे रखा हुआ है विद्युत परिपथ का, जिसमें हमने बैटरी कनेक्ट किया हुआ है,
हमने बल्ब इसे जोड़ रखा हुआ है, अमीटर जोड़ रखा हुआ है और कुंजी जोड़ रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी ये तार कटा हुआ नहीं है। अगर तार कट जाएगा तो जाहिर सी बात है, इतना तो आपको भी मालूम है कि भाई उसमें धारा प्रवाह नहीं करेगा और जो भी यंत्र होंगे वो कार्य नहीं करेंगे। तो बैटरी का काम क्या होता है, चलिए मैं बैटरी का यहाँ काम बता देता हूँ। बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना और उस ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ों को थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए कि यहाँ हमने एक और फोटो बना रखा हुआ है और ये फोटो क्या है, ये फोटो कुछ मान के चलिए इस तार को हमने काटा है और इसको जूम किया है। ठीक है, ये वाला भाग को हमने काट करके इसे जूम किया है। तो हम जूम करने के बाद देख पा रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। मान ले कि ये आपका एक लोहा है, ठीक है, लोहा है। इस लोहे के अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अभी होंगे जो इधर उधर घूम रहे होंगे, लेकिन इसको छूने पर मुझे किसी भी तरह का बिजली का झटका नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन जब मैं इसे एक तरफ से बैटरी कनेक्ट कर दूं, दूसरे तरफ से मैंने तार कनेक्ट कर दूं, तो और बंद परिपथ कर दूं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो शायद हमें थोड़ी बहुत इसकी झटका महसूस हो सकता है। आई बात समझ में, झटका महसूस हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा बैटरी का वोल्टेज कितना है। बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा, हमें झटका महसूस होगा। अब ये मत कहना कि हमने छोटा वाला पेंसिल बैटरी उठा करके लिया, नहीं। तो वोल्टेज उतनी होनी चाहिए ताकि हमें झटका महसूस होके। तो यहां पर क्या दिखाया जा रहा है कि हमने इस तार को थोड़ा सा जूम किया और जूम करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भिन्न दिशाओं में इधर उधर भटक रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो दौड़ रहा है इसके अंदर, लेकिन ये किसी निश्चित दिशा में नहीं दौड़ रहे हैं। तो यहां पर आता है परिपाटी का नियम। और परिपाटी का नियम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी एक निश्चित दिशा में होता है और उसकी दिशा जो होती है वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है। तो ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को मैं मार्क कर रहा हूं। आई बात समझ में, इसे लाल से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। अब कहोगे इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों जा रहा है भाई, इधर क्यों नहीं जाएगा? तो याद रखें, बैटरी का ऋण प्लेट माइनस प्लेट, ठीक है, इसको हम लोग निम्न विभव भी कहते हैं, और बैटरी का प्लस प्लेट जो है वो इसको उच्च विभव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर माइनस प्लेट है, माइनस आवेश है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी माइनस आवेश। तो आपको एक गुण याद रखना पड़ेगा कि भाई साहब, अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आमने सामने हो तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब ये भी चाहेगा कि तुम मेरे नजदीक मत आओ और वो भी चाहेगा कि तुम मेरे नजदीक मत आओ। ठीक इसी प्रकार अगर प्रोटॉन प्रोटॉन आमने सामने हो जाए तो इन दोनों का भी गुण यही होगा कि ये भी नहीं चाहता है कि वो मेरे करीब आए और वो भी नहीं चाहता है कि मेरे करीब आए। तो यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन परंतु अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ जाए, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ जाए आपस में, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों के बीच आकर्षण होगा। तो ये भी कहेगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और ये भी कहेगा मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। तो अगर दोनों की ज़रूरत है तो दोनों एक पार्टी हो जाएंगे और दोनों मतलब जो भी है भाई एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट एक दूसरे को वो आकर्षित करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे परिपाटी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का हमने दिशा तय कर दिया था, लेकिन अभी मुझे धारा की दिशा तय करनी है। तो इलेक्ट्रॉन का दिशा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। आई बात समझ में? इसे हम नोट कर लेंगे। अब आते हैं कि जो विद्युत धारा होता है यानी कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है। ठीक है, आपको ये विद्युत क्षेत्र भी हम बताते रहे, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, आ जाओ भाई। तो वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये क्या कर रहा है, ये धारा को प्रदर्शित कर रहा है। तो धारा की जो दिशा होगी वो क्या होगी, वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की होगा।
बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के उल्टा होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो धारा के प्रवाह के विपरीत होता है। आई बात समझ में? इस चीज को आपको जरूर नोट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही हम बंद परिपथ करते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है एक निश्चित दिशा में प्रवाह करना शुरू कर देता है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में प्रवाह करना शुरू कर देता है। तो भाई साहब निश्चित दिशा कौन सा बनेगा? निश्चित दिशा बनेगा रेड वाला का क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाएगा करंट यानी कि धारा, और रेड वाला बन जाएगा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह बन जाएगा। आई बात समझ में? तो भाई साहब यहां से मैं नोट कर लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो क्या हो रहा है? वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर है, और जो धारा का प्रवाह है, जो धारा का प्रवाह है वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर है। इतना बात समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आना शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं, और वो क्या है कि किसी भी वस्तु में जो सबसे छोटा आवेश उपलब्ध होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे छोटा आवेश होता है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है कि भाई साहब यहां पर है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह किस में होता है? तो हमने पहले ही बोल रखा हुआ है कि चालक में होता है। तो यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, और इसको I से दर्शाते हैं, यानी कि आवेश को Q से दर्शाते हैं और समय को T से दर्शाते हैं। यानी आवेश के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। बहुत सिंपल सा साधारण सा हमें परिभाषा मिला हुआ है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो I = Q/T, जहां पर Q का मतलब क्या होता है? आवेश, यानी कि किसी पदार्थ का आवेश, और T का मतलब क्या होता है? समय। T का मतलब क्या होता है? समय। समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड। और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? Q। और I का मतलब क्या होता है भाई साहब? धारा होता है। आ गया बात समझ में? तो धारा का एसआई मात्रक यहां पर हम बात करते हैं कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये परीक्षा में जैक बोर्ड में बहुत बार सवाल पूछा गया है। धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। क्या होता है? एम्पियर होता है। आई बात समझ में? धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो भाई साहब क्या होता है? एम्पियर होता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये एम्पियर किसके नाम से दिया गया है? तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, तो उन्हीं के नाम से ये जो एसआई मात्रक है वो रखा गया है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है आपका एंद्रे मैरी एम्पियर नाम है, ठीक है। आप इसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप उसे जरूर याद रखेंगे। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसे आप समझो। अभी अभी हमने क्या कहा था कि किसी पदार्थ में जो सबसे छोटा आवेश होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे छोटी आवेश होता है, ठीक है, सबसे छोटी आवेश होता है। आई बात समझ में? सबसे छोटी आवेश होता है। यानी कि उदाहरण आपको देखने को मिल रहा हो, उदाहरण आप देख सकते हो कि जैसे मान के चलो, अभी हमने कहा था कि किसी भी वस्तु में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही ये क्या होगा? बाहर जाएगा। मतलब उदाहरण के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आधा इलेक्ट्रॉन गया होगा। कभी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम आधा, मतलब मेरा आधा भाग घर के बाहर है और आधा भाग घर के अंदर है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो हम पूरा घर के बाहर रहेंगे या तो हम पूरा घर के अंदर रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि भाई साहब विद्युत आवेश सदैव प्राथमिक आवेश E के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। मतलब किसी भी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पूर्णांक गुणज में होता है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, हमारे अंदर 50 इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु के अंदर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल सकते हैं। कभी नहीं बोल सकते हैं कि 1 करोड़ आधा इलेक्ट्रॉन है, कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां से हम ये बोलते हैं कि Q बराबर, Q का मतलब क्या होता है, आवेश, तो Q बराबर प्लस माइनस Ne इसकी फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला का अभी हम उपयोग करेंगे, इसलिए मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए। हालांकि ये शब्द हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका पूरा फॉर्मूला हमें पढ़ना है। तो पूरा फॉर्मूला क्या बनता है, तो भाई साहब हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बहुत बढ़िया, हमने पढ़ लिया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अभी हमने क्या पढ़ा, Q का मतलब होता है Ne। Q का मतलब क्या होता है, Ne अपॉन क्या हो गया, T। तो यानी कि अगर मुझे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, धारा के फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो हम I इज इक्वल टू क्यू बाई टी बोलेंगे, और इसे हम लोग Ne अपॉन टी भी बोलेंगे। आया बात समझ में, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, यहां से एक और चीज मुझे याद आ गया कि भाई साहब यहाँ एसआई मात्रक तो हमने एम्पियर लिखा है, इसका एक और एसआई मात्रक होगा, और वो क्या होगा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो यहां पर ये हो जाएगा कूलम्ब पर सेकंड, यानी कूलम्ब प्रति सेकंड इसका एक और एसआई मात्रक होगा, जो कि हमें जानकारी रखना चाहिए। ठीक है, इसे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो ये सब एकदम छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान देना पड़ता है। अब यहां से एक और अगला जो बात हो जाएगा वो क्या होगा कि आई का मतलब क्या होता है, एम्पियर, तो इसे हमने क्या बोला, 1 एम्पियर। और क्यू का मतलब क्या होता है, 1 कूलम, और टी का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड होता है। ठीक है, तो यानी कि यहां से 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करना पड़ता है। ठीक है, यहां से 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करने के लिए हमें परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में आप देख सकते हो, किसी चालक में प्रति सेकंड 1 कूलम का आवेश प्रवाह हो, तो ये प्रति सेकंड 1 कूलम का आवेश जब प्रवाह हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस तार में या उस परिपथ में या उस 2 बिंदु के बीच में जो धारा है, उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर बोलते हैं। आया बात समझ में, क्या इसको बोलेंगे हम लोग, 1 एम्पियर हम लोग बोलेंगे। कोई दिक्कत, यहां से कोई परेशानी नहीं है, तो बहुत बढ़िया है भाई साहब। इसे हम लोग, इसे मैं नोट कर लो, इसे नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए यह परिभाषा हम रख दिए, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 एम्पियर यदि किसी चालक में प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां से एक और पॉइंट मुझे नोट करना चाहिए, इस धारा को मापने का जो यंत्र होता है, ठीक है, यानी यंत्र जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अमीटर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। तो यहां से देख सकते हो कि हमने भाई साहब इस परिपथ में एक अमीटर जोड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हो, यहां पर अमीटर जोड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये कहां पर जोड़ा हुआ है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि अमीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है, जो मेन लाइन होता है उसको हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक तार ऐसे जुड़ा हुआ है, बोर्ड है, एक तार जुड़ा हुआ है, तो इसी इसी तार में अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम। लेकिन अगर किसी यंत्र के समांतर लगा हुआ है, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम। आई बात समझ में, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगाते हैं। तो ये जो आपका एमीटर दिख रहा है ना, यानी अमीटर का जो काम होता है, धारा मापने का काम होता है। आई बात समझ में,
इसे आप जरूर नोट करें। ठीक है, तो अमीटर यानी कि क्या होता है, अमीटर धारा का मापन का काम करता है। ठीक है, धारा का मापन, ठीक है, धारा का मापन का काम करता है। ठीक है, और इसे हम लोग कैसे जोड़ते हैं, यानी कि परिपथ में यह कैसा होता है, परिपथ में यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये हमें परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है वो परीक्षा में हमसे बहुत बार पूछा गया है। तो यहां तक हमारा चीजें क्लियर होता है। अगले भाग में हम लोग जो है वो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आगे हम लोग विभव के तरफ बढ़ेंगे, यानी विभव विभवांतर के तरफ बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पूरी जानकारी हमने दे रखा हुआ है। जितनी भी आपके बोर्ड में, आपके बोर्ड के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ तक डिस्कस किया हुआ है। तो आपके जितने भी दोस्त होंगे उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिले और परीक्षा में अच्छे मार्क्स जरूर लाएं।